Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of March 2021. तो 6 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दो कि चूंकि अब यूपीएससी प्रीलिम्स करीब आ गया है, फॉर्म आपके भरने शुरू हो गए हैं। जिसको भी यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, हमारा रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिसको भी सीसैट का कोर्स ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बोथ द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। पहले मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, द इंडेक्स एम्स टू मेजर द वेलबींग ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन 111 सिटीज अक्रॉस द पिलर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, बेंगलुरु टॉप्स द मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी एंड शिमला टॉप्स द लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following statements are incorrect with respect to freedom in the world index 2021। freedom in the world index 2021 ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ऑप्शंस आर, पहला, it is released by Amnesty International which is headquartered in the United Kingdom focused on human rights। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, the report has demoted India's freedom score from free to partly free due to erosion of rights and civil liberties। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब यहाँ पे जीआई टेक्सटाइल्स और रीजन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो पहला है पाटन पटोला, ए इधर साइड है तेलंगाना, बी है उपड़ा जमदानी साड़ीज, बी है इधर आंध्र प्रदेश, सी है पैठानी साड़ीज एंड फैब्रिक्स, सी है इधर गुजरात, एंड फोर्थ है इधर पोचमपल्ली इकात, और यहाँ पे महाराष्ट्र। आपको मैच करना है सही कौन सा किसका को, 1 का ए के साथ होगा कि बी के साथ होगा कि सी के साथ होगा। और ऑप्शंस आपके स्क्रीन में दिए हुए हैं, देख लो, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में दिए हैं। तो आप मैच करके एक बार बताओ कि कौन सा टेक्सटाइल किस एरिया में आएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मूव करते हैं आज के मैप के साथ, और आज जो मैप मैंने लिया है वो है मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मेजर एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड का मैप मैंने लिया है। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखो 7 मेजर प्लेट्स है, देयर आर 7 मेजर प्लेट्स आर देयर। और वो 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको अमेरिका में दिख रहा होगा, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिख रही होगी। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिख रही है ना, वो मेजर प्लेट है। अब देखो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बाद जो नीचे वेस्ट इंडीज और इधर वाला रीजन आता है वो कैरिबियन प्लेट में आता है, दैट कम्स अंडर द कैरिबियन प्लेट। तो ये भी आपको याद रखना कि ये कैरिबियन प्लेट में आता है। तो ऊपर हमने देखा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, फिर कैरिबियन प्लेट है छोटी सी, और उसके नीचे फिर अफ्रीका जैसे लग रहा है, सॉरी साउथ अमेरिका जैसे लग रहा है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट है। देयर इज अ साउथ अमेरिकन प्लेट इज देयर। अब देखो, साउथ अमेरिकन प्लेट है, और इधर साइड जो पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है ये पूरा आपका पैसिफिक प्लेट के अंदर आता है, पैसिफिक प्लेट के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है, पैसिफिक प्लेट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे आपको पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में 2 प्लेट्स दिख रही होंगी। एक प्लेट दिख रही है साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में, आपको एक प्लेट दिख रही है जिसको हम बोलते हैं नाज़का प्लेट, है ना। देयर इज अ नाज़का प्लेट विच कम्स बिटवीन द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरा ऊपर आपको दिख रहा हो जो ये पनामा वाला रीजन है ना, मैक्सिको के नीचे से आता है पनामा वाला रीजन, मतलब कि एक कैरिबियन प्लेट आती है, फिर कोकोस प्लेट भी वहां आती है, कोकोस प्लेट भी उसी रीजन में आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि कोकोस प्लेट जो है वो उसी रीजन में आती है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है। इधर हमने देखा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर हमने देखा आपका कैरिबियन प्लेट, फिर हमने देखा आपका ये नाज़का प्लेट देखा, साउथ अमेरिकन प्लेट देखा, साउथ अमेरिकन और पैसिफिक के बीच में हमने नाज़का देखा, और पनामा और इसके कैरिबियन, इधर कैरिबियन प्लेट है, और इसके बाद फिर कोकोस प्लेट आता है। थोड़ा जब आप वेस्टवर्ड आओगे तो कोकोस प्लेट दिखेगा, फिर आपको पैसिफिक प्लेट मिलेगा। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका का जो ये साइड वाला रीजन है ना, नॉर्थ अमेरिका का जो साइड रीजन है वहां पे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा
जुआन डी फूका प्लेट, देयर इज अ जुआन डी फूका प्लेट, आपको दिख रहा होगा, ये गल्फ ऑफ अलास्का के पास, देखना गल्फ ऑफ अलास्का जहां रहता है वैसे वहां पे जुआन डी फूका प्लेट दिख रहा है ना, कनाडा के साइड में, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका जुआन डी फूका प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में ही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इधर हम साउथ अमेरिकन प्लेट में आ गए। नीचे का जो पूरा पार्ट है वो है अंटार्कटिका प्लेट पे आता है। तो ये कौन से नंबर की बड़ी प्लेट हो गई, मेजर प्लेट हो गई? तो नॉर्थ अमेरिकन पहली मेजर प्लेट थी, साउथ अमेरिकन दूसरी मेजर प्लेट थी, पैसिफिक प्लेट तीसरी मेजर प्लेट थी, अंटार्कटिका प्लेट चौथी मेजर प्लेट है, ठीक है ना। अंटार्कटिका प्लेट चौथी मेजर प्लेट है, ये भी मैं आपको बता दूं। पांचवी मेजर प्लेट है आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये देखो अफ्रीकन प्लेट बिल्कुल अफ्रीका के शेप की ही है, पूरा अफ्रीकन प्लेट है, ये आपकी आई थिंक फिफ्थ मेजर प्लेट है, फिफ्थ मेजर प्लेट अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है ना। अब अफ्रीकन प्लेट के साइड में देखो अरेबियन प्लेट, जो अरेबियन पेनिनसुला है वो पूरा अरेबियन प्लेट पे आता है, तो अरेबियन प्लेट हो गया। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है, अब यहाँ पे इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग लिखा है, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक मेजर प्लेट होती है, पूरी की पूरी एक मेजर प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं उसको, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोलते हैं। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है एक मेजर प्लेट है, तो छठवीं मेजर प्लेट है आपकी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर इधर साइड आपका फिलीपींस वाला जो रीजन है वहां पे फिलीपीन प्लेट दिख रही है, और फिलीपीन प्लेट के इधर साइड आपका ये पैसिफिक प्लेट, जो उधर वाले पार्ट से पैसिफिक प्लेट है ना, वही पैसिफिक प्लेट ही चल रही है, ठीक है ना। तो पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आपका फिलीपीन प्लेट आ जाती है। और सातवीं जो मेजर प्लेट है वो आपकी ऊपर यूरेशियन प्लेट है, देयर इज अ यूरेशियन प्लेट, एंड ये आपके बिल्कुल टॉप मोस्ट पे है यूरेशियन प्लेट, तो ये सातवीं मेजर प्लेट रहेगी। तो 7 मेजर प्लेट्स आर देयर। उसके बाद जो भी मैंने प्लेट बताई है वो आपकी माइनर प्लेट्स में आएगा, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर प्लेट्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, और ये मैप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा मैप था, कई लोगों को नहीं पता रहता है मेजर प्लेट्स माइनर प्लेट्स, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। न्यूज एनालिसिस में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द न्यू रूल्स टू रेगुलेट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इज लैकिंग टीथ। अब इनका ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021, दीज आर विदाउट एनी टीथ, मतलब कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट। इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेजन प्राइम वीडियो में जो कमर्शियल हेड है अपर्णा पुरोहित, उनको अरेस्ट से छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ द तांडव वेब सीरीज रो, एंड आपके डिजिटल मीडिया एथिक्स वाले उसमें कुछ है ही नहीं, है ना, कोई टीथ ही नहीं है, कोई पनिशमेंट का प्रोविजन ही नहीं है। इसी वे मुकुल रोहितगी से उन्होंने बोला कि ये लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट डालते हैं, तो मुकुल रोहितगी ने कहा कि अमेजन में कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी मूवीज़ देखता हूँ, 10,000 मूवीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें कोई पोर्नोग्राफी नहीं है, एंड आई माई सेल्फ वॉच दीज मूवीज इन द इवनिंग, तो खुद ही वो शाम में जाकर के देखते हैं। तो सही बात है यार, जो बंदा खुद ही देख रहा है वो किस तरीके से बैन लगवाएगा, है ना। तो दैट इज अ गुड थिंग, है ना, एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड दैट। एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि हर चीज़ में डाउट करने से काम नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई न्यूज़ आइटम नहीं है, एडिटोरियल सेगमेंट में हम आते हैं, मूव करते हैं आगे। मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है केवल वही डिस्कस करेंगे, जबरदस्ती कि अपन इधर उधर की न्यूज़ नहीं डिस्कस करेंगे। पैचिंग द गैप्स इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी, पैचिंग द गैप्स इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी यूएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अभी रिसेंटली पावर आउटेज हुआ था मुंबई में ऑन October 13, 2020, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ एन अटैक बाय चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप। तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी ये न्यूज़ बताई थी वैसे, यूएसए ने रिपोर्ट में चाइना के कुछ ग्रुप्स के नाम लिए हैं जिन्होंने इंडिया में स्टेट स्पॉन्सर्ड पावर आउटेज और इस तरीके से साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम, साइबर कहना चाहिए सिक्योरिटी को इम्पैक्ट पहुंचाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में जो साइबर सेल है उसने कहा था कि जो ग्रिड फेलियर है इट वाज पोटेंशियली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ साइबर सैबोटाज, है ना। तो महाराष्ट्र के साइबर सेल ने जरूर ये चीज़ बोली थी कि साइबर सैबोटाज का कारण इसका हो सकता है, लेकिन यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई कर दिया था एंड कहा था द पावर फेलियर वाज लिंक्ड टू सम काइंड ऑफ ह्यूमन एरर, है ना। तो पावर मिनिस्ट्री का ये कहना था कि नहीं नहीं ये ह्यूमन एरर है, ये वो नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि इंडिया ये पहली बार टारगेट बन रहा है, इंडिया हैज़ बीन द टारगेट ऑफ दीज अटैक्स
earlier as well, and चाइना के ही स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ने मल्टीपल अटैक्स किए थे। 2009 में एक सस्पेक्टेड साइबर एस्पियोनाज नेटवर्क डब्ड एट घोस्टनेट, एक घोस्टनेट नाम से नेटवर्क आया था जिसमें कि साइबर एस्पियोनाज नेटवर्क था घोस्टनेट, एंड वाज फाउंड टू बी टारगेटिंग इंडिया अमंग्स द अदर्स, ठीक है ना। एंड इसके अलावा और बहुत सारी इवेंट्स अब इसमें लिखे हुए इस आर्टिकल में, मैं सारे आपको एक एक करके बताता हूँ। देयर वर अ नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट अटैक्स दैट टारगेटेड इंडिया, अब जैसे कि इंक्लूडिंग स्टक्सनेट विच हैड आल्सो टेकन डाउन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ईरान। स्टक्सनेट तो वो है जिसने कि ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी टेक डाउन कर दिया था। देन सकफ्लाई वाज विच टारगेटेड नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट आल्सो प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूडिंग अ फर्म दैट प्रोवाइडेड टेक्निकल सपोर्ट टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सकफ्लाई जो था उसने भी काफी इंपैक्ट किया था। एंड डी ट्रैक वर द फर्स्ट टारगेटेड इंडियन बैंक्स। तो डी ट्रैक नाम का जो अटैक था, इट वाज आल्सो अ साइबर सैबोटेज अटैक एंड इट अटैक्ड द इंडियन बैंक्स। तो ये नाम याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, चाहे ऐसे पूछ ले, चाहे वो ऐसे राइटिंग में पूछ ले, चाहे वो मेंस क्वेश्चंस में पूछ ले, तो आपको सब पता होना चाहिए। और ये सब अगर आप कोट करेंगे तो आपको ज्यादा ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्टक्सनेट हो गया, सकफ्लाई हो गया, डी ट्रैक हो गया। या फिर प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी बोलता है जैसे कि स्टक्सनेट लिख देगा, सकफ्लाई लिख देगा, डी ट्रैक लिख लेगा, फिर बोलेगा ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये गेम्स के नाम है, ये वायरसेस के नाम है, साइबर सैबोटेज अटैक के नाम है, क्या है ये सब, ये सारी चीजें सब क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। और डी ट्रैक जो था इट वाज टारगेटिंग द इंडियन बैंक्स, देन लेटर इट आल्सो टारगेटेड द कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आल्सो इन 2019। तो ये डी ट्रैक ने तो फिर कूडनकुलम नेशनल पावर प्लांट जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी अटैक किया था 2019 में। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ अटैक विच आर गोइंग ऑन, ठीक है ना। अब इसके अलावा अमेरिका के पास भी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जैसे कि CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास अम्ब्रेज UMBRAGE, याद रखिएगा UMBRAGE, ठीक है ना। तो CIA के पास ये भी कैपेबिलिटी है, CIA, ठीक है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये जो है CIA क्या है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी है, इसको द एजेंसी या द कंपनी भी कहा जाता है, USA की है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ही इसका वर्जीनिया में आई थिंक इसका हेडक्वार्टर है, वर्जीनिया में। उनके पास अम्ब्रेज प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि एडवांस कैपेबिलिटी देता है फॉर एट्रीब्यूशन टू अनदर नेशन स्टेट, मतलब फॉल्स फ्लैग अटैक्स करता है, फॉल्स फ्लैग अटैक कैपेबिलिटी है, मतलब कि फॉल्स फिंगरप्रिंट को छोड़ दो और दूसरे को, मतलब इन्वेस्टिगेटर जब आएगा तो फॉल्स फिंगरप्रिंट्स की मदद से गलत आदमी के पास पहुंचेगा, उसको आप पकड़ लोगे। तो फॉल्स फ्लैग अटैक्स बेसिकली दिस इज द कैपेबिलिटी अंडर द अम्ब्रेज प्रोजेक्ट, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। आगे मूव करें तो यहाँ पे ऑथर ने और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि इंडिया को अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है, साइबर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद साइबर पोर्टफोलियोज अमंग दीज आर द नेशनल सिक्योरिटी। अब कुछ जो प्रोविजंस इंडिया के पास है, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडिया के पास हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, यूजुअली चेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इट प्लेस अ की रोल इन शेपिंग इंडिया साइबर पॉलिसी इकोसिस्टम, ठीक है ना। जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इट ऑल्सो चेयर्स द नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही चेयर करता है नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड को भी। अब नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड का काम क्या है, इट इज मेंट टू बी द एपेक्स बॉडी फॉर क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग। नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड का जो काम है मेन ये है, इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर क्रॉस मिलिट्री कोऑपरेशन, फॉर क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग, ठीक है ना। फिर अगली बात जो है वो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NTRO, जो कि जनवरी 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था किसके अंतर्गत, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था 2014 जनवरी में। एंड इट वाज मैंडेटेड टू
फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने स्टैब्लिश किया था ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का ऑफिस स्टैब्लिश किया गया था विच एडवाइजेस द प्राइम मिनिस्टर ऑन स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी इशूज। तो वो एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को ऑन स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी इशूज, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखेगा। देन इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन, इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सर्ट इन जो है विच इज द नोडल एंटिटी रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इंडिया में एक सर्ट इन नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी बना है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्ट इन यानी इंडिया, इट इज द नोडल एंटिटी रिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये आता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली अपग्रेडेड द डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी। डिफेंस ने भी अपना क्या किया, इंफॉर्मेशन को अपग्रेड किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो अपग्रेडेड द डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस को अपग्रेड किया है ना। एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी विच इज द ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द जॉइंट साइबर ऑपरेशंस। तो ये जॉइंट साइबर ऑपरेशंस के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रखे हैं, है ना। दे हैव नेम्ड द कोऑर्डिनेशन सेंटर्स जो कि फोकस करते हैं ऑन स्पियोनाजेस, टेररिज्म, इस तरह की चीजों को भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बने हैं इंडिया में ऑलरेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इसके अलावा साइबर डिप्लोमेसी पुश भी दिया जा रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर के भी। साइबर रिलेटेड इश्यूज में हम एमओयूज और साइबर रिलेटेड इश्यूज में हम कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन इसके अलावा एक और चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि अप्रोच टू काउंटरिंग द मिटिगेशन साइबर सिक्योरिटी। अब इससे कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि इश्यूज हैं कि आपने इतने सारे मैकेनिज्म बना दिए, इतने सारे बॉडीज बना दिए, इन सबके काम जो है वो ओवरलैपिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैपिंग है। अब ओवरलैपिंग जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कोऑर्डिनेट, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये तो काम वो कर रहा होगा, उनको लगता है ये काम आप कर रहे होगे, है ना। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह पाती, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रख पाते हो प्रॉपर, ठीक है ना। और इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है, आपको इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। आपको नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है ना। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जब आप बनाओगे तो ये अपग्रेडेशन होगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के ऊपर। तो अभी लास्ट जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, वो 2013 की थी, बट अभी जो नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसको रिलीज नहीं किया गया है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 को रिप्लेस कर सके, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट रहता है कई बार साइबर अटैक्स का। तो इंडिया को ज़रूरत है कि अपने साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि डेटा जो है वो अगले साल का मतलब इस सेंचुरी का ऑयल डेटा ही रहेगा, और डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना है। डेटा का प्रोटेक्शन ही साइबर स्पेस का मेन काम है, वो भी है पता आपको। साइबर स्पेस में डेटा ही है, डेटा ही प्रोटेक्ट करके रखना है आपको, और आपको काउंटर करने इन थ्रेट्स को। तो उसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है न्यू स्पेस। अब यहाँ पर है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो हमने रिलीज की थी, ब्राजील की सैटेलाइट थी अभी रिसेंटली। NSIL यानी कि नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इट्स अ 2-year-old कमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कमर्शियल आर्म है, इसरो का कहना चाहिए कमर्शियल आर्म है। एंड NSIL ने ये फुल्ली कमर्शियल लॉन्च किया था, ये फुल्ली कमर्शियल लॉन्च। और NSIL का बनाने का पर्पज यही कि जो प्राइवेट मतलब एक तरह का इसरो का जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। हमको काफ़ी मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकते हैं इस कारण से, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया इसरो का एक और कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, ANTRIX अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, दैट इज इसरोज फर्स्ट कमर्शियल एंटिटी। NSIL इसरो की सेकंड कमर्शियल एंटिटी है कहना चाहिए, है ना। और इसके अलावा इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ये जो बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है एक रेगुलेटरी एजेंसी की तरह काम करेगा। और जो ये इसरो के काम है या जो भी स्पेस सेक्टर है उसमें आपका
प्राइवेट का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस इन स्पेस, इट्स अ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो प्राइवेट प्लेयर्स के को मेजर रोल प्ले करने के लिए ये सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर में इसरो के साथ और स्पेस सेक्टर में इसको बनाया गया, इन स्पेस को बनाया गया, ठीक है ना। एंड NSIL इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन जस्ट अ मार्केटियर ऑफ इसरोज टेक्नोलॉजीज, इट इज टू फाइंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। NSIL क्या करेगा, एक तो मार्केटिंग करेगा, जो इसरो की टेक्नोलॉजी है उसकी मार्केटिंग करेगा, प्लस इसके साथ साथ नए बिजनेसेस को खोजने की कोशिश करेगा। एंड ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं दोबारा ये अंतरिक्ष बन के ना रह जाए, है ना, इसको ये भी सोचने की जरूरत है। तो NSIL के बारे में ये हो गया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। लिफ्ट द बैन ऑन ब्लड डोनेशन बाय ट्रांसजेंडर्स। अब अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया है विच इज चैलेंजिंग द ब्लड डोनेशन गाइडलाइंस। अब ब्लड डोनेशन गाइडलाइंस रिलीज किए गए थे, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि द मेंबर्स ऑफ द LGBT ग्रुप यानी कि लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे कैन नॉट डू डोनेट और रिसीव द ब्लड विच इज द हीलिंग एलिमेंट, ठीक है ना। एंड अब देखो ये वाली बात है कि पैंडेमिक के टाइम में इसका बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऐसे थे जो कि ना ब्लड डोनेशन कर पाए ना ले पाए ना, पता नहीं क्यों ये गाइडलाइंस आई हैं, है ना। दीज आर समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसी के अगेंस्ट अब सुप्रीम कोर्ट में गया है कि आप इस गाइडलाइन को चेंज करें, सेंटर से जवाब मांगा भी गया है, ठीक है ना। आर्म्ड फोर्सेज नाउ मोर रेजोल्यूट, ये राजनाथ सिंह जी का कहना है। ही वॉज अटेंडिंग द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ द 3 सर्विसेज कहाँ हो रही थी? केवड़िया इन गुजरात। केवड़िया में एक और फेमस चीज़ भी है, आप बताइए मुझे कौन सी चीज़ है। पैनल सेटअप बाय मोदी, पैनल लेड बाय मोदी सेटअप फॉर 75th इंडिपेंडेंस डे। तो 75th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन जो कि 2022 में होगा, 2022 में होगा, तो इसके लिए एक नया पैनल बनाया गया। 259 मेंबर नेशनल कमेटी बनाई गई है, 259 मेंबर नेशनल कमेटी बनाई गई है, विच विल बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 259 मेंबर नेशनल कमेटी विच विल बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। निर्मला डिसमिसेस रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज। अब आप सबको पता है कि अभी फ्रीडम हाउस करके एक ग्रुप है जिसमें की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि हमारा स्टेटस फ्री से गिरा करके पार्टली फ्री कर दिया गया है ना। और उसके लिए निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि ये तो पहली चीज़ तो ये बिल्कुल मिसलीडिंग है, इनकरेक्ट है, मिसप्लेस्ड है। पहले आप हमारे कंट्री का मैप सही बनाओ, उसके बाद जब आप मैप सही बना लोगे तो हम आपकी बात फिर सुनना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच हैज़ हैपेंड एंड अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, ऐसी चीज़ें कहनी भी चाहिए हमको। चाइना टारगेट 6% ग्रोथ टेक सुप्रीमेसी। अब चाइना ने टारगेट किया है कि वो 6% की ग्रोथ करे, है ना, फॉर 2021 एंड अनवील्ड अ 5-year प्लान एंड विजन फॉर 2035। 2035 का उन्होंने विजन भी 2035 का उन्होंने क्या किया है, विजन फॉर 2035 एंड अनवील्ड अ 5-year प्लान एंड विजन फॉर 2035। तो दे हैव अनवील्ड अ 5-year प्लान 2021 से 2025 के लिए प्लान भी निकाला है उन्होंने। ये उनका 14th 5-year प्लान होगा और 2035 के लिए 2035 के लिए उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी आगे रख दिए हैं, ठीक है ना। 2035 तक उनका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि उनको अपनी जीडीपी को डबल कर लेना। दे वांट टू डबल देयर जीडीपी बाय 2035, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है एंड दे वांट टू ग्रो एट मोर देन 7% पर ईयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफेंस के लिए भी कुछ आया था कि डिफेंस में भी उनका काफ़ी ज़्यादा वो $200 बिलियन उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो इसमें बता दो कि डिफेंस में सबसे अधिक जो कंट्री इन्वेस्ट करती है वो है USA, फिर चाइना, फिर इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है डिफेंस में एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। डिफेंस एक्सपेंडिचर में हम 3rd पोजीशन पर आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, चाइना का डिफेंस बजट है, इट क्रॉस्ड 200 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इंडिया रीअफर्म्स लंका डिफेंस टाइज। अब इंडिया ने भी कहा कि हाँ हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं श्रीलंका के साथ। SLAF श्रीलंकन एयरफोर्स की 70th एनिवर्सरी है, श्रीलंकन एयरफोर्स की 70th एनिवर्सरी है जिसमें कि इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन होगा, है ना। इंडियन एयरफोर्स चीफ एंड 23 एयरक्राफ्ट इन द 3-day इवेंट इन कोलंबो। तो इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स एंड 23 अदर एयरक्राफ्ट विल टेक पार्ट इन दैट, है ना। और लास्ट टाइम ये इस तरह के इंडियन एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था इन एन इवेंट वाज इन 2001
जब SLAF का 50th ईयर था, है ना, 2001 में SLAF का 50th ईयर था, तब हमने पार्टिसिपेट किया था। अब हम दोबारा कर रहे हैं। हमारे सारंग एडवांस्ड हेलीकॉप्टर जो हैं, सूर्य किरण, हॉक्स जो हैं, तेजस फाइटर, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा एक और नाम आया था, ऑपरेशन पूमा लाई, याद रखेगा। ऑपरेशन पूमा लाई 1987 का ऑपरेशन है, जब इंडियन एयरफोर्स ने ड्रॉप किए थे फूड सप्लाईज इन जाफना, ठीक है ना, याद रखेगा। ऑपरेशन पूमा लाई 1987 व्हेन इंडियन एयरफोर्स ड्रॉप्ड फूड सप्लाईज इन जाफना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, ओपेक प्लस मूव टू हिट रिकवरी। अब इंडिया ने कहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। और उसने ये कहा है कि ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं, इनका डिसीजन जो इन्होंने लिया है नॉट टू इंक्रीज द सप्लाईज। अब देखो क्या होता है, सप्लाई और डिमांड पे ही तो प्राइस इफेक्ट होते हैं। अगर सप्लाई बढ़ा दोगे तो प्राइस घट जाएगी, अगर सप्लाई घटा दोगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो इनका यही कहना है कि इनको सप्लाई बढ़ानी चाहिए थी, इंडिया का कहना है, लेकिन ये सप्लाई बढ़ाने के मूड में लग नहीं रहे हैं, सप्लाई बढ़ा नहीं रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है और वो फिर रिकवरी को हिट कर रहा है। ओपेक प्लस का थोड़ा आपको बता दूं कि नॉन ओपेक कंट्रीज जब ओपेक के साथ मिल जाती हैं तो ओपेक प्लस बन जाता है। ओपेक प्लस कंट्रीज में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सूडान, ये सब आ जाती हैं, ठीक है ना। ये कंट्रीज आपकी आ जाती है किसके अंतर्गत, ओपेक प्लस के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। राइजिंग ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी फिजिकल चैलेंजेस को भी लेकर के आते हैं अपने सामने। ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल चैलेंजेस आएंगे ही। एंड इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग 84% ऑफ इट्स ऑयल। इंडिया इंपोर्ट 84% ऑफ इट्स ऑयल एंड रिलाइज ऑन वेस्ट एशियन सप्लाईज टू मीट ओवर 3/5 ऑफ इट्स डिमांड। तो 3/5 ऑफ इट्स डिमांड इज मेट बाय द oil import, ठीक है ना। So these are the things which are important. I hope you got clarity regarding the same. That is it for the day. Thank you and have a nice day.